जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आइए दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमें इसमें कौन सा टॉपिक कवर करना था? इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा दिया था, विद्युत चुंबकीय जो प्रभाव है, यानी विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव था, उसको हमने पूरा चैप्टर शायद कंप्लीट किया था। कुछ टॉपिक रह गया था, उसी को हमें पढ़ना है। तो जो टॉपिक पढ़ना है, तो आइए उसको देखते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ना है। चलो, तो ये था क्या? विद्युत चुंबकीय प्रभाव था, जिसको हमने अच्छे से बढ़िया इमेज के साथ पूरा इमेज रख करके अच्छे से समझाए थे, जो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब हमें अगला क्या इसी में पढ़ना था। इसी का टॉपिक था, जो इसी का टॉपिक क्या था? इसी का टॉपिक था भाई। देखो, हमने यहां तक पढ़ लिया था। कहां तक? विद्युत बल्ब तक हमने अच्छे से कवर कर लिया था। इसके बाद हमें पढ़ना था कि मैक्सवेल पेज का नियम क्या होता है, जिसको आप स्क्रू नियम भी बोलते हैं, इसी को आप लेंज का नियम भी बोलते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी इसी को बोलते हैं। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम तो हमने पढ़ लिया है, पर हम इसमें थोड़ा सा ये भी जान लेते कि मैक्सवेल पेज क्या होता है, उसको भी जान लेते। जस्ट उसी के जैसे होता है। क्या लिखा हुआ है? मैक्सवेल पेज का नियम, मैक्सवेल पेज का दक्षिणा आवर्त पेज का नियम। ठीक है, ये पेज का नियम क्या होता है भाई, कैसे मिलता है? तो देखो, आपको दिखाया गया होगा एक स्क्रू के माध्यम से। स्क्रू जो होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, जो पेचकस से कसा जाता है। पेचकस भी हमने यहाँ पे रख दिया है। क्या रख दिया हमने? पेचकस भी रख दिया है, जो पेचकस से कसा जाना। तो अब इसमें बताना है कि ये मैक्सवेल पेज का नियम होता क्या है, जानना है हमें कि होता क्या है। चलो जान लेते हैं। तो देखो, यहां पे लिखा हुआ क्या? मैक्सवेल पेज का दक्षिणावर्त नियम क्या होता है? दक्षिणावर्ती कार्य पेज के इस तरह घुमाया जाए कि विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े। ऐसा करने के लिए हाथ के अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है, वही बल रेखाएं की दिशा होगी। मैक्सवेल दक्षिणावर्त पेज का नियम कहलाता है। चलो, मैक्सवेल के स्क्रू नियम के अनुसार, मैक्सवेल के स्क्रू नियम के अनुसार यदि एक दाएं हाथ वाले स्क्रू को इस प्रकार घुमाया जाए कि पारंपरिक धारा की दिशा आगे बढ़े, तो इसके घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम मैक्सवेल यानी कॉक स्क्रू का नियम भी कहा जाता है। तो देखो, ध्यान दीजिए भाई, जो परिभाषा है उसको तो याद करना, जो हम लिखाएंगे उसको आपको लिखना, जो हम बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैक्सवेल पेज के नियम के अनुसार या स्क्रू नियम के अनुसार, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे में कोई पिन पेचकस ले ले। क्या करना है? कोई पिन पेचकस ले ले अपने दाएं हाथ। मैक्सवेल पेज के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे में कोई पिन पेचकस ले ले और उसे अंगूठे को दक्षिणावर्त इस प्रकार घुमाए कि दक्षिणावर्त इस प्रकार भाई, दक्षिणावर्त घुमाना, चाहे ऐसे नीचे की ओर घुमाओ, चाहे ऊपर की ओर घुमाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो जब दक्षिणा ओर इस प्रकार घुमाए कि जो पेचकस की नोक है या जो स्क्रू की नोक है, तो काहे की दिशा? विद्युत धारा की दिशा। स्क्रू की नोक क्या है? विद्युत धारा की दिशा। जबकि जो हमारा अंगूठा है और जो हमारी हाथ की हथेली है, वो काहे की दिशा? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या आपको यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है? ये चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो हम अपने मैक्सवेल पेज के नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ में एक पिन पेचकस पकड़कर दक्षिणावर्त इस प्रकार घुमाए कि पिन पेचकस या स्क्रू की जो नोक है तो विद्युत धारा की दिशा, तथा हमारी हथेली जो है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसे मैक्सवेल पेज का नियम कहा जाता है।
चित्र बना लेना है, चाहे ये वाला चित्र बना लीजिए भाई, और चाहे ये वाला चित्र बना लीजिए, हाथ बना लेना है। देखो यहाँ पर आपको बता दिया गया किस प्रकार का स्क्रू होना चाहिए। पेचकस से भाई इसको ऐसे घुमाएंगे तो नीचे की ओर जाएगा, तो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो हमारा हथेली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसे मैक्सवेल पेच का नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके कि मैक्सवेल पेच का नियम क्या होता है, आपने समझ लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे तो अब अगला हमारा नियम क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो नियम हैं इनको पढ़ के जाना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है इनको, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो तो जान लेते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है तो इसको जान लिया जाए। चलो भाई लिखना कैसे है पहले ये जान लो। थोड़ा सा जो इसमें लिखा हुआ है तो इसके अनुसार लिखेंगे तो थोड़ा कम पड़ेगा। तो क्या ये नियम बताता है कि किसी विद्युत धारा द्वारा बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र उस विद्युत धारा के आकार के समानुपाती होता है, जिसमें समानुपातिकता मुक्त स्थान की पारगम्यता के बराबर होती है। भाई देखो यहाँ पे इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है। चलो फार्मूला ये होता है, बायो-सेवर्ट का जो फार्मूला होता है ये होता है, बायो-सेवर्ट का नियम का फार्मूला ये होता है। चित्र बनाना है आपको तो चित्र आप देखो, एक ऐसे कोई चालक बना लेना है, इसमें इस प्रकार से कोई बिंदु पी बिंदु आर दूरी पर कोई बिंदु दर्शा लेना है। ठीक है, जो चालक की लंबाई है, तो पूरी लंबाई क्या है दोस्तों, तो पूरी लंबाई यदि बात की जाए तो पूरी लंबाई एल होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थीटा होता है कोण, क्योंकि थीटा कोण बनाता है चालक से जो दूरी पर बिंदु P स्थित है वहां पर थीटा कोण बनाता है। जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान बताना है, जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र B का मान बताना है, चालक कोई भी मान लेते हैं, A भी मान लेते हैं या XY मान लेते हैं। तो यहाँ पर XY है, यहाँ पर हमने A भी मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, अब इसके बाद इसको कैसे लिखना है तो ध्यान दो, इसको लिखना है जो तो किस प्रकार से लिखेंगे, चलो बता दिया जाए भाई कैसे लिखा जाएगा। तो लिखना कैसे, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार आप जो है लिख पाएंगे, बोले दे रहे हैं तो आपको लिख लेना। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा I तथा चालक की लंबाई बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी चालक का चुंबकीय क्षेत्र, ये ध्यान देना, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी चालक का चुंबकीय क्षेत्र B, चालक में प्रवाहित धारा I तथा चालक की सूक्ष्म लंबाई यानी dl और कोण की ज्या के समानुपाती होता है। और कोण की ज्या क्या है, साइन थीटा, कोण की ज्या के समानुपाती होता है। जबकि चालक से थीटा कोण पर बिंदु P R दूरी पर स्थित है, जिस पर बिंदु P R दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र, किसी चालक का चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, चालक के सूक्ष्म लंबाई के समानुपाती होता है, चालक से बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है, और जो चालक से R दूरी पर, भाई R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये बता देना आपको। अब यहाँ से चूंकि ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई नेतांक आता है,
तो नियतांक क्या आता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आता है। इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये फाइनल सूत्र होता है। इसके बाद यहां से और थोड़ा सा पूछा जाता है कि भाई म्यू नॉट बराबर क्या होता है। चलो, तो म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है, निर्वात की, पहले तो ये जान लेते हैं म्यू नॉट 4 पाई क्या है, एक क्या है नियतांक। म्यू नॉट क्या भाई, 4 पाई तो कोई मान है, ठीक है, तो क्या है ये नियतांक है। म्यू नॉट नियतांक है जिसे चालक की लिखना, निर्वात की चुंबकशीलता, क्या बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बच्चे, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है, आपको ध्यान में रखना है। जबकि इसका मात्रक क्या होता है, म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है, तो याद कर लेना, इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, इसका मात्रक होता है वेबर। एक मात्रक और होता है, क्या होता है, याद कर लेना, एक मात्रक और होता है, एक मात्रक और इसका होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसको भी याद कर लेना है। तो और इसका मान की बात की जाए, यदि मान की बात की जाती है तो म्यू नॉट 4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7 होता है। इतना ध्यान में रखना, 10 के पावर कितना होता है, -7 होता है। यदि केवल म्यू नॉट का मान निकालेंगे तो केवल म्यू नॉट का मान आ जाएगा 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 म्यू नॉट बराबर आएगा। कितना आएगा, म्यू नॉट बराबर आ जाएगा 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 आ जाएगा 4 म्यू नॉट का। चलो, तो आपने बायो सेवर्ट का नियम समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि फैराडे की जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम होते हैं उन्हें जान लेते हैं। भाई फैराडे के नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, बताया गया है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है और उसका फार्मूला क्या आता है। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर बताएगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, प्रथम नियम होता है फैराडे का और द्वितीय नियम भी होता है। क्या क्या होता है, प्रथम नियम होता है और द्वितीय नियम होता है। तो आपको यहाँ पे नियम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कक्षा 10 की क्लास में कोई नियम नहीं पढ़ाया जाता। ये फैराडे का नियम एक होता है, दूसरा होता है, इसमें केवल विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया जाता है, वही यहाँ पे बात करते हैं। क्योंकि भाई फैराडे का नियम जो है कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो यहाँ पे प्रथम नियम भी बता देंगे, थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी, ठीक है। चलो, बात की जाती है कि फैराडे के नियम के अनुसार जो होता है, यहाँ पे लिखा है फैराडे का नियम जो होता है, जो बताता है कोई बंद एक परिपथ हो या पथ हो, चारों ओर विद्युत चालक यानी बल द्वारा संलग्न चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की समय दर ऋणात्मक मान के बराबर होती है। चलो, ध्यान देना है, करना क्या है भाई। चलो, बात यह आती है कि किसी चालक का, जब जैसे कोई चालक है, जैसे यहाँ पे कोई चालक है, ये क्या कोई चालक है जिसमें मीटर लगा हुआ दिख रहा होगा, गैल्वेनोमीटर लगा है, और ये क्या है, एक कॉइल बनाई गई है, कुंडली लगी है, इसमें आप क्या है, इसमें ये क्या चुंबक है, ये क्या हो गई, ये कुंडली है, क्या है, ये कुंडली है, और ये क्या है, ये जो है चुंबक है, ठीक है, क्या है, चुंबक है, और ये तो गैल्वेनोमीटर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो जैसे किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है, जैसे कोई कुंडली है और उसमें फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है, तो वो जो उसका मान होता है तो ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यहाँ पे ये बताया गया फ्लक्स परिवर्तन की दर ही फैराडे का नियम कहलाती है।
फ्लक्स जैसे बदलेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, उसे भी फैराडे का नियम कहते हैं। ये वाला फार्मूला रट लेना है। इसके बाद फ्लक्स परिवर्तन की दर को फैराडे का नियम कहते हैं या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना। तो क्या आपने फैराडे का नियम जान लिया है कि फैराडे का नियम क्या होता है? भाई देखो, कक्षा 10 में इतना ही पूछा जाता है। कक्षा 12 की बात करें तो उसमें प्रथम नियम भी पूछा जाता है और द्वितीय नियम भी पूछा जाता है, जो कि प्रथम नियम यही होता है। ठीक है, दूसरा नियम अलग होता है, क्योंकि जिस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये उस कारण का विरोध करती है जिसमें वह स्वयं उत्पन्न हुई है। इसे फैराडे का द्वितीय नियम कहा जाता है। फैराडे का प्रथम नियम का सूत्र ये हो गया कि फ्लक्स परिवर्तन की दर फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इसे प्रथम नियम कहा जाता है। दूसरा नियम क्या है कि किसी कुंडली में जब फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है तो उसमें उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करते हैं जिसमें वो स्वयं उत्पन्न होते हैं। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। तो कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पूरा चैप्टर ये वाला समझ में आ गया होगा। आज से हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पूरा चैप्टर फाइनल हो गया है। इसके बाद जो है अगला चैप्टर केमिस्ट्री का है, तो अगला चैप्टर रासायनिक विज्ञान का आएगा, तो उसको देखना ना भूलिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके आएंगे कि रासायनिक विज्ञान में क्या होता है। चलो थोड़ा सा आपको दिखा दिया जाए कि रासायनिक विज्ञान में क्या क्या हमें देखो पढ़ना है। चलो देख लो भाई, रासायनिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। कैसे होती है केमिकल रिएक्शन, ये देखो किस प्रकार होती है केमिकल रिएक्शन। चलो ये देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें रिएक्शन वगैरह करके सब कुछ बताया जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मस्त मजा आएगा पढ़ने में। क्या आएगा? मस्त मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो आपको ये वीडियो देखना ना भूलना। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पढ़ाई हो रही है डिजिटल में। तो आप भी जानेंगे कि भाई इसमें अणु क्या होते हैं, कैसे जुड़ता है, कैसे नहीं जुड़ता। ये देखो सब बताया गया किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो कोई दिक्कत वाली